Hello everyone, this is me Usman in front of you. Today we are going to teach you the most beautiful, the most fascinating topic of chemistry, that is quantum numbers. Quantum numbers. But before going to this topic, हमें इसका बैकग्राउंड चेक करना है और हमें चेक करना है कि ये केमिस्ट्री में कहाँ पे लाई करता है। हमें इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड स्टोरी चेक करनी है। अगर आपको बैकग्राउंड स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपने पढ़ी तो है ये, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कराऊंगा ताकि मैं अपने टॉपिक क्वांटम नंबर्स पे आ सकूं। आपको क्या करना है, पूरी क्लैरिटी के साथ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, लेकिन जो जो पॉइंट मैं बोलूँ वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है और अपने दिल में उतारनी है। वो समझ आ रही है? जब आपको इंट्रोडक्शन और इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी समझ में आ जाएगी, उसके बाद हम क्वांटम नंबर्स पे भी आ जाएंगे, जो कि फिर आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ और इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते आ रहे हैं आप अभी तक, आपने बहुत सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ा होगा। मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें आपने बहुत सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ा होगा, जे थॉमसन, रुदरफोर्ड मॉडल। लेकिन एंड में आप एक और मॉडल जो है आपने पढ़ा होगा, दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। वो पढ़ा है ना तूने, ये सब चीज़ें पढ़ी है तुमने, ये सब चीज़ें। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर ने जो है अपना मॉडल पोस्टुलेट किया। इसने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए जिनमें जो है देवर फैसिनेटिंग पोस्टुलेट्स, बड़े ही अच्छे पोस्टुलेट्स बोहर ने दिए और जो कि वाइडली एक्सेप्टेड किए गए थे। लेकिन एक पोस्टुलेट बोहर का, जिसमें बोहर ने कहा दैट ही सेड दैट एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस। ये बातें आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक पाथ। अच्छा, आप मुझे बोल सकते हो इन स्पेसिफिक पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। मतलब बोहर ने कहा दैट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक पाथ, in a fixed path. I can write more appropriately, in a fixed path. In a fixed path, these fixed paths are known as orbit. Just like the earth revolves around sun. वो समझ आ रही है आपको बात? तो ठीक था, ये हमने एक्सेप्ट किया था, ये सब चीज़ें हमने एक्सेप्ट कर रखी थी। हमने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, एक्सेप्टेड। लेकिन मसला क्या हुआ, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था डी ब्रॉगली। इसके बाद ये वाला हमारे पास साइंटिस्ट आ गया, डी ब्रॉगली। व्हाट डज डी ब्रॉगली सेड? ही सेड दैट दिस इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर। अभी तक आप इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर एज पार्टिकल कर रहे थे ना यार। और जब बोहर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसिडर किया, तभी तो उसने ये पोस्टुलेट दिया कि इट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्पेसिफिक पाथ। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन को एज व्हाट, एज पार्टिकल पोस्टुलेट कर रहे थे, एज पार्टिकल मान रहे थे। वो समझा रही है? लेकिन डी ब्रॉगली ने कहा दिस इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे आप प्रोटॉन देखते हो, न्यूट्रॉन देख रहे हो, दे हैव ड्यूअल बिहेवियर। प्राइमरी इनका जो है पार्टिकल नेचर, और दूसरा इनका वेव नेचर। ये वाला नेचर तो समझ में आता है, पार्टिकल नेचर तो समझ में आता था, और अभी तक हम इसका पार्टिकल नेचर ही पढ़ रहे थे। लेकिन ये वेव नेचर कहाँ से आ गया? व्हाट डज दिस वेव नेचर मीन? एक पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली ने कहा कि इसके वेव नेचर भी होता है, इसके पास वेव नेचर भी होता है। तो ये एक बड़ा पोस्टुलेट था, तो हम डी ब्रॉगली के पास गए, हमने कहा यार तू इतना बड़ा पोस्टुलेट दे रहा है तो इसका तो कोई प्रूव होगा। तो डी ब्रॉगली ने कहा हाँ, ऐसे तो कोई बात नहीं करूँगा मैं। तो डी ब्रॉगली ने
एक मैथमेटिकल प्रूफ दिया, ये प्रूव करने के लिए कि दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर आल्सो। आप ये डी ब्रॉगली इक्वेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलो डी ब्रॉगली ने हमारे पास जो है मैथमेटिकल प्रूफ दिया, लेकिन ये चीज़ें हमने एक्सेप्ट कर रखी है। अब दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेव नेचर हमने एक्सेप्ट की, क्योंकि डी ब्रॉगली ने अब मैथमेटिकल प्रूफ भी दिया दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर, तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ी। ओके, हमने की एक्सेप्ट, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे लाई करने लगी? प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे लाई करने लगी? अगर मैं प्रॉब्लम कहाँ पे लाई करने लगी, आप समझोगे, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझोगे। दिस इज़ द बेसिक ऑफ टू अंडरस्टैंड क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकलता हूँ अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम, वो समझा रही है। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने निकलता हूँ या इसका एड्रेस ढूंढने निकलता हूँ, पहले मुझे ये पता था कि बोहर ने कहा था दैट इट रिवॉल्व्स इन ए स्पेसिफिक पाथ, और जब पहले मैं ढूंढने निकलता था तो मैं इसी ऑर्बिट में जाता था और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लेता था। लेकिन जब डिस्कवर हुआ दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर ऑल्सो, तो आपको पता है ये बात कि जो वेव होती है वो एक जगह पे नहीं रहती, ना इसका स्पेसिफिक ऑर्बिट रहता है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है टुवर्ड्स व्हाट, अराउंड न्यूक्लियस। अब इस वेव को ढूंढना बड़ा मुश्किल था, जैसे कहते हैं ना, इसको ढूंढना बड़ा ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, ठीक है ना। तो इट वॉज नियर टू इम्पॉसिबल टू लोकेट दिस इलेक्ट्रॉन, टू फाइंड द एड्रेस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि आपको पता है वेव नेचर, वेव एक जगह पे नहीं रहती, वेव फैल जाती है, वो समझ आ रही है ना। अब प्रॉब्लम क्या थी? हम इस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब वेव थी, इसका वेव नेचर था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एंट्री होती है एक और साइंटिस्ट की, जिसका नाम है हेज़नबर्ग। आपने ये सब चीज़ें पढ़ी है, मैं बस रिवाइज़ करा रहा हूँ आपको ताकि अपने कॉन्सेप्ट पे आ सकूँ। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है। हेज़नबर्ग ने यही बात कही जो मैंने आपको अभी बात कही, यही बात हेज़नबर्ग ने कही। हेज़नबर्ग ने कहा दैट वी कांट फाइंड द पोजीशन एंड, बोलो आप, एंड मोमेंटम, शाबाश, बी एक्टिव, momentum of an electron simultaneously. We can't find the position and momentum of an electron simultaneously or at the same time. मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकलूँ, इसकी पोजीशन ढूंढने निकलूँ, तो एक जगह पे मैं पोजीशन और इसका मोमेंटम की जगह हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। इसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक जगह पे कैलकुलेट नहीं, एक टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो समझ रहा है ना मेरी बात? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज़ अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इज़ अ फास्ट मूविंग पार्टिकल। वो समझ आ रही है ना मेरी बात? दिस मूव्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट। हम इसको कहाँ पे ढूंढने निकले? वो समझ आ रही है? दिस मूव्स इन अ फास्ट वेलोसिटी, विद अ फास्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी पोजीशन और मोमेंटम फाइंड करना बड़ा मुश्किल था। और अब प्रॉब्लम क्या थी यार? इस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना प्रॉब्लम थी, इस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना प्रॉब्लम थी। आप एक एग्जांपल लो, देखिए आप मुझे कैमरा में देख रहे हैं, आप इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कोने में प्रेजेंट हो सकते हैं अभी, और किसी भी कमरे में हो सकते हैं। अगर मैं आपको ढूंढने निकलूं तो मुझे पूरी, चलो हिंदुस्तान में ही आप रहते हैं, तो मुझे पहला पूरा हिंदुस्तान छान मारना है, हर एक घर देखना है। ओ इज़ इट पॉसिबल? क्या मैं आपको ढूंढ सकता हूँ ऐसे, अगर मैं आपको ढूंढने निकलूँ? वैसे ही ये जो ऑर्बिट है, ये एक बहुत बड़ी स्पेस होती है, इट्स ए बिग स्पेस और वाइड स्पेस। इसमें इलेक्ट्रॉन को ढूंढना बड़ा मुश्किल रहता है।
और अब तो इसका वेव नेचर भी पता चली है, और वेव तो एक जगह पे रहती भी नहीं है। इसका मतलब अब हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो हमें आगे जा कर के आती है वो है कि टू लोकेट दिस इलेक्ट्रॉन, टू लोकेट दिस इलेक्ट्रॉन। हेज़नबर्ग ने यही बात कही, लेकिन हेज़नबर्ग ने हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दिया। ही सेज, और तो ध्यान रखिएगा मेरी तरफ, ही सेज दैट इफ़ वी कांट फाइंड द पोजीशन एंड मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हम उस जगह की जो लोकेशन है, उस जगह की लोकेशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो ढूंढ सकते हैं। और समझ आ रही है मेरी बात? मैं ये रब करता हूँ, मैं आपको ये बात समझाता हूँ, बिल्कुल आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए ये बात। ही सेज वी कांट फाइंड द पोजीशन, हम पोजीशन तो फाइंड नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पोजीशन तो फाइंड नहीं कर सकते, बट जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एरिया वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, हम इसकी इंफॉर्मेशन, अगर हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई, जिस जगह में, जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अगर हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइकवाइज, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपके रूम की मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई कि आपका रूम कहाँ पे लाई करता है, किस शहर में, किस सिटी में, किस लेन में, किस हाउस में आपका रूम है, तो मैं आपको ढूंढने निकलूँ तो मुझे आसानी होगी ना, तो मुझे वहीं पे मिलेगा ना, क्योंकि आप मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे रहते हैं, अपने रूम में रहते हैं। देखिए, एरिया वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अगर हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई तो हमें इलेक्ट्रॉन की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, और एक पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, दैट एरिया वेयर द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो याद रखिएगा, इज नोन एज ऑर्बिटल। वो जगह, वो स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, वो जगह एटम में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। मतलब मोस्ट प्रोबेबल बात करते हैं हम कि मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो है, हम मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रॉन को उस जगह पे ढूंढ सकते हैं। उस जगह का नाम क्या रखते हैं हम? उस जगह का नाम रखते हैं हम ऑर्बिटल। इसका मतलब ऑर्बिटल इज दैट एरिया, तो रिवाइज करेगा मेरे साथ, तो गुनगुनाएगा मेरे साथ, ठीक है ना। इज दैट एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हम जब इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकलेंगे, पहले हम इसी ऑर्बिटल में जाएंगे और वो इसी ऑर्बिटल में मिलेगा। जैसे आप 24 आवर्स में 23 आवर्स अपने रूम में रहते हैं, आप सोते भी वहीं हैं, आप पढ़ते भी वहीं हैं, आप खाना भी वहीं खाते हैं, समझा रहे हैं ना मेरी बात? आप बाहर ही नहीं निकलते। तो अगर मुझे आपके रूम की इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मैं आपको ढूंढने में बड़ा ही सक्सेसफुल रहूँगा। वैसे ही अगर मुझे इस ऑर्बिटल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसी में तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो होता है ना यार, इसी में इलेक्ट्रॉन होता है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में ज़्यादा मसला नहीं होगा। दिस वॉज द पोस्टुलेट्स, एक्चुअली नॉट द पोस्टुलेट्स ऑफ हेज़नबर्ग। मैंने आपको ये पहले ही समझाया, ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि जब मैं अब ऑर्बिटल्स के जो है ऑर्बिटल्स नाम लूँगा तो आपको समझ जाना चाहिए तब कि दिस इज़ द पॉसिबिलिटी वेयर द इलेक्ट्रॉन, दिस द एरिया वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। आपको तब समझना है ये बात, ये मैंने पहले ही कह के रखी। और अब हमारे पास आ गया दिस ऑर्बिटल। अभी तक हम ऑर्बिट की बात कर रहे थे, अब हमारे पास आ गया ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ऐसी जगह है, ऐसी स्पेस है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकले तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ हेज़नबर्ग। दिस वाज द नॉट द पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट तो सिर्फ इसका यही था कि वी कांट फाइंड द मोमेंटम। फिर हेज़नबर्ग ने एक एरर की जो वो लिमिट है ना, ही गिव्स द फॉर्मूला
कि अगर हम ढूंढने निकले पोजीशन और मोमेंटम को, हमें कितना एरर आ सकता है, हमारे कितना चेंज आ सकता है। तो वो हम हेजनबर्ग प्रिंसिपल पे पढ़ते हैं, अभी हमें उसको टच नहीं करना है, ठीक है। और ये बात आपको याद रखनी है, दैट एरिया वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज नोन एज ऑर्बिटल। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, इन नटशेल अगर मैं कहूँ, that if we are going to locate an electron, we couldn't do it because electron has a wave nature and it's moving with the speed of light, so it's nearly impossible to locate an electron. But अगर हम उस जगह की इंफॉर्मेशन निकाले जिस जगह में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अगर हम ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन निकाले तो हमें इस इलेक्ट्रॉन की भी इंफॉर्मेशन किसी हद तक मिल जाएगी। अब ये इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा? जो ऑर्बिटल है इसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा? तो इसके बाद जो एंट्री होती है वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट की होती है, उनका नाम है एरविन श्रोडिंगर। एरविन श्रोडिंगर, ही वॉज क्वाइट अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। इसके जो कंट्रीब्यूशंस थे वो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा है कि भूल नहीं सकते। अगर ऐसा ही कहें कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो खैर हमें उन सब चीज़ों में नहीं जाना, जो हमें अभी देखना है। पहले मैं बोर्ड रब करता हूँ, हम पूरी डिटेल के साथ जो है इस इक्वेशन को भी देखेंगे, जो इसने इक्वेशन दी, श्रोडिंगर्स इक्वेशन, ठीक है, जो आपने पहले ही पढ़ के रखी है। तो हम थोड़ा सा उसको टच करेंगे और आपको थोड़ा सा उसमें समझाऊंगा ताकि हम क्वांटम नंबर्स पे आ सकें। साइंटिस्ट था एरविन श्रोडिंगर, ठीक है। एरविन श्रोडिंगर जो था, इसने कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखे और अपना एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल दिया। आप सुनोगे अच्छे से मेरी बात। इसने कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखे, एडिशनल कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखे और अपना एक मॉडल दिया। कौन से पॉइंट्स इसने दिमाग में रखे? पहला वाला पॉइंट, दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर ऑल्सो। पहला पॉइंट, ये किसका पॉइंट था? ये डी ब्रोगली का पॉइंट था, ठीक है। इसने अपने दिल में उतारा ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इसने दिल में उतारा, दैट we can't find the exact position and momentum, ठीक है, of an electron। हम m से भी इसको लिख सकते हैं। We can't find the exact position and momentum of electron, ठीक है। ये किसका पॉइंट था? दिस वॉज द पॉइंट ऑफ हेजनबर्ग। इसने ये दोनों पॉइंट्स अपने दिल में उतारे और एक मॉडल तैयार किया, जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। पढ़ा है आपने, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये जो मॉडल था ये श्रोडिंगर ने लिया और दिमाग में रखा कि दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर एंड वी कांट लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ ठीक है ना यार, तूने पढ़ा है, हमें इसके पोस्टुलेट्स पे नहीं जाना। लेकिन श्रोडिंगर ने हमारे पास एक इक्वेशन रखी, वो इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी है, एच साई, ई साई इज इक्वल टू एच साई। ये इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। अब ये इक्वेशन क्या है, कहाँ से आई, इसका सोल्यूशन क्या है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं। हमें इस इक्वेशन को ना तोड़ना है, ना मरोड़ना है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन जो इसमें टर्म्स यूज़ होती है, हमें उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें ये जो साई यूज़ होता है, दिस इज़ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन पढ़ा है तूने, मैं रिवाइज करा रहा हूँ खाली। दिस इज़ द वेव फंक्शन। क्या मतलब वेव फंक्शन? आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एज वेव न्यूक्लियस के अराउंड मूव करती है, एज वेव मूव करती है। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉनिक वेव है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेव से भी जाने जाते हैं, या मैटर वेव हम इसको कहते हैं, मैटर वेव या इलेक्ट्रॉनिक वेव। मैटर वेव या इलेक्ट्रॉनिक वेव। मैटर वेव क्यों? क्योंकि इट वाज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन वाज पार्टिकल, ठीक है। अब इस पार्टिकल का वेव नेचर, इसलिए हम मैटर वेव इसको लिखते हैं।
ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक वेव। फॉर एग्जांपल ये मेरी वेव है किसी इलेक्ट्रॉन की, इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा ना यार, और वेव का एम्पलीट्यूड होता है ना यार, ये वही एम्पलीट्यूड है एक इलेक्ट्रॉनिक वेव का। और जो चीज़ हमें इस एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जो फंक्शन हमें इस एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वो ये वेव फंक्शन है। दिस गिव्स अस डिटेल्स अबाउट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब दिस इज़ द वेव फंक्शन। इसके बाद H इज़ हैमिल्टोनियन फैक्टर। हैमिल्टोनियन फैक्टर, व्हाट डज दिस मीन? देखिए, इसकी जो है ना ये H, इसकी कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। जैसे आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, प्लस पढ़ते हैं, माइनस पढ़ते हैं, दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। लाइकवाइज इज H ए मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज्ड फॉर partial double differentiation, used for partial double differentiation। आपने मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़ते, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पढ़ लेते, ठीक है। ये वेव फंक्शन है। और ये E क्या है? दिस इज़ द एनर्जी। किसकी एनर्जी है यार? वो बोल रहा किसकी एनर्जी है यार? उस सिस्टम की एनर्जी है, उस सिस्टम की एनर्जी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इज़ द एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इज़ अ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। ये जो E है, दिस इज़ द टोटल एनर्जी। किसकी एनर्जी? उस सिस्टम की एनर्जी जिस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो श्रोडिंगर ने कहा इफ़ यू पार्शियली डबल डिफरेंशिएट दिस साई, इसको हम साई के नाम से भी जाना जाता है। ये जो त्रिशूल किस्म का स्ट्रक्चर है, इसको हम साई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दिस इज द वेव फंक्शन। Schrodinger says if you partially double differentiate the wave function, you get the energy of that system। और ये एनर्जी जो रहती है ये क्वांटाइज रहती है, पढ़ा है तुमने, ठीक है। तो दिस वाज द मेन इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर। दिस वाज द मेन इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर। अगर आपको ध्यान रखो तो इसने साई का यूज़ यहाँ पे किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एज वेव कंसिडर किया है श्रोडिंगर ने, ठीक है। इसीलिए इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉनिक वेव इक्वेशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन। दिस वाज द मेन इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर। इसकी एक और फॉर्म है, इस इक्वेशन की जो है एक और फॉर्म है जिसको हम कहते हैं इलॉबोरेटेड फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन, ठीक है। वो इक्वेशन क्या है वो मैं रब करके लिख लेता हूँ और आपको थोड़ा सा उसके बारे में समझाता हूँ, उसमें जो टर्म्स यूज़ होती है, ताकि आपको क्वांटम नंबर्स बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आ जाए, ठीक है। चलिए पूरा ही रब कर लेते हैं। अब हम डायरेक्ट इलॉबोरेटेड फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस v इज साई इज इक्वल टू 0। देखिए, ना इस इक्वेशन से आपको कोई गर्ज नहीं है, ना आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ना आपको इसका सोल्यूशन याद रखना है, ठीक है। लेकिन कुछ टर्म्स है इसमें यूज़ होती है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, जिनको आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, पहली टर्म जो ये साई है, पहले ही मैंने कहा था आपको, दिस इज़ द वेव फंक्शन, दिस इज द वेव फंक्शन। दिस टेल्स अस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वेव। ये कॉम्प्लेक्स है E माइनस वी, दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी। अब इसके बाद जो है हमारा ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट आता है जो कि आपको नहीं पता होगी। ये जो पार्ट है, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। याद रखना मेरी बात, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब मेरा x चेंज होता है तो मेरा y भी चेंज होता है। y इज़ द फंक्शन ऑफ x, है ना यार। तो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में ये सब चीज़ें पढ़ता है ना। y इज़ द फंक्शन ऑफ x, मतलब जब x चेंज होगा तो मेरा y भी चेंज होगा। लाइकवाइज इज़ द
psi function of x, psi is function of y, psi is function of z. When x changes, psi changes, work function changes. When y changes, work function changes. When z changes, work function changes. अब ये x, y और z क्या है? ये जो x है, y है और ये z क्या है? मैंने आपको पहले ही कह के रखा था दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है एक वेव है। वो है ना यार, मैंने पहले ही कह के रखा था। अब जो ये वेव है, क्या ये उसी ऑर्बिट में मूव करेगा? जो बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन फिक्स्ड ऑर्बिट, क्या इलेक्ट्रॉन अब फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा? और नहीं करेगा ना यार, ये अब वेव है, ये अब 3D में मूव करेगा, ये 3 डायमेंशंस में मूव करेगा। दिस इज़ अ वेव, ये तीनों के तीनों डायमेंशंस में मूव करेगा। ये एक्स डायमेंशन में भी जा सकता है, ये वाई डायमेंशन में भी जा सकता है, ये जेड डायमेंशन में भी जा सकता है। वो समझा रही है ना, ये तीनों के तीनों डायमेंशंस में जा सकती है। कौन से 3 डायमेंशंस? एक्स कोऑर्डिनेट में भी, वाई कोऑर्डिनेट में भी और जेड कोऑर्डिनेट में भी जा सकती है। यही 3 कोऑर्डिनेट्स है जो शॉर्टिंगर ने यूज़ किए। इसका मतलब शॉर्टिंगर ने दिमाग में रखा दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेव, और वेव का जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो एक्स भी होता है, वाई भी होता है और जेड भी होता है। वेव कहीं से भी मूव कर सकती है, ठीक है। और जितना एक्स चेंज होगा उतना साई चेंज होगा, जितना वाई चेंज होगा उतना साई चेंज होगा, जैसे जेड चेंज होगा वैसे वाई चेंज होगा, ठीक है। ये जो साई है, ये जो वर्क फंक्शन है, दिस इज इन पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन विद दीज कोऑर्डिनेट्स। अगर आप ध्यान से देखो, ये डी नहीं है, डेल है, डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन। डेल स्क्वायर साई, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड। वो समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? ये एक्स वाई जेड क्या है? ये वो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जिन 3 कोऑर्डिनेट्स से जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसके बाद मुझे आपको एक और पॉइंट समझाना है इस साई के बारे में। साई मैंने आपको कहा दिस इज़ द वर्क फंक्शन, मतलब ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की वेव होती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो है ना, इस वेव का क्रस्ट और ट्रफ होता है, ठीक है ना, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब जब हम इस देखो, ये साई कहाँ से निकलता है? इस इक्वेशन से निकलता है, और निकलता है ना यार इस इक्वेशन से। जब हम इस साई का स्क्वायर करते हैं, हमें ये बहुत ज़रूरत रहता है। जब हम इस साई को स्क्वायर करते हैं तो पता है हमें क्या मिलता है? ये जो साई स्क्वायर की वैल्यू होती है, दिस गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी, ओ तो दिल में उतारी गई बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। दिस गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस जगह पे साई की वैल्यू ज़्यादा, साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा, उस जगह पे प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा। जिस जगह पे साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा, उस जगह पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। मतलब उस जगह पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी है वो प्रेजेंट हो सकती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तेरे दिमाग में उतर जाए बात। जो ही साई स्क्वायर की, जितनी ज़्यादा साई स्क्वायर की वैल्यू, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम आती है किसी जगह पे, जगह के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम आती है, इसका मतलब ये जो प्लेस है, ये जो एरिया है, एरिया हैज़ हाईएस्ट या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस जगह पे मेरे साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, उस जगह पे मेरी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की। और अगर तुझे याद हो, मैंने इसी जगह का नाम ऑर्बिटल रखा था, और मैंने इसी जगह का नाम ऑर्बिटल रखा था। इसका मतलब जिस जगह पे साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम, उस जगह को हम ऑर्बिटल कहते हैं। जहाँ पे मुझे साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, उस जगह को क्या कहता हूँ मैं? उस जगह को मैं ऑर्बिटल कहता हूँ। ये तो दिल में उतारेगा ये बात, क्योंकि ये हमें अब यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो ये तो हो गई साई स्क्वायर की बात। इसके बाद जो हमारा और एक मेन पॉइंट है वो ये है, चले रब कर लेता हूँ, होप आपने नोट डाउन किया होगा ये सब चीज़ें।
देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में यूज़ होने वाले 3 कोऑर्डिनेट्स, जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ इस इक्वेशन का, आपको इससे कोई गर्ज नहीं हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, आपको बस आम खाने से गर्ज है, ठीक है। जब मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालता हूँ, मेरे पास 3 वेरिएबल्स आते हैं। क्यों आते हैं 3 वेरिएबल्स? और ये 3 वेरिएबल्स क्यों आते हैं? क्योंकि श्रोडिंगर ने 3 कोऑर्डिनेट्स अपनी इक्वेशन में लगाए ना यार, इस वजह से मुझे ये 3 वेरिएबल्स आते हैं। ये 3 वेरिएबल्स आते हैं। ये 3 वेरिएबल्स होते क्या है? दिस आर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन। लेकिन हमें यूज़ किस लिए होते हैं? यूज़ किस लिए होते हैं? हम इन 3 वेरिएबल्स को किस जगह पे यूज़ करते हैं? ये जो 3 वेरिएबल्स मुझे निकल के आ रहे हैं, दिस गिव्स मी इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्बिटल। नहीं समझा तो बात? जो मैंने कहा था पहले कि ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा? ये इन्फॉर्मेशन ये 3 वेरिएबल्स देंगे जो सॉल्यूशन होते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के। दिस गिव्स मी इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल। या अगर मैं ऐसा कहूँ कि दीज 3 वेरिएबल्स गिव मी एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा मुझे उस जगह के बारे में बोलेगा। वो ऑर्बिटल होती है ना यार, ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये जो 3 वेरिएबल्स है, इन 3 वेरिएबल्स को हम कहते हैं, दिस आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। लेकिन 3 वेरिएबल्स है, इसका मतलब 3 क्वांटम नंबर्स है। इसका मतलब 3 वेरिएबल्स है तो 3 ही क्वांटम नंबर्स होंगे ना, 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होंगे। व्हेन यू हैव 3 सेट ऑफ वेरिएबल्स, यू वुड बी सेइंग दैट क्वांटम नंबर्स वुड आल्सो बी 3। लेकिन जो हमारे पास टोटल क्वांटम नंबर्स है वो 4 है। 3 श्रोडिंगर्स इक्वेशन के सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन, और मेरा एक और लास्ट में ऐड हो जाता है जिसको मैं स्पिन क्वांटम नंबर कहता हूँ। वो क्यों ऐड हो जाता है वो मैं आपको बाद में बोलूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप याद रखो कि मेरे पास 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं, जिनमें 3 तरह के क्वांटम नंबर्स मेरे किसके सॉल्यूशन है? मेरे श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन है, और एक क्वांटम नंबर मेरा ऐड हो जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स आर the variables, quantum numbers are the variables and solution of Schrodinger's equation, or the solution of Schrodinger's equation, which give us information about an orbital की information देते हैं, और give us information about the address of an electron। वो तो समझ गया ना मेरी बात? और ये बात तो सब मैं अभी लिखाऊंगा, अच्छे से लिखाऊंगा मैं, जब अभी हम क्वांटम नंबर्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक आपको समझ आ रहा है ना क्वांटम नंबर्स अब कहाँ से आए, इनकी बैकग्राउंड स्टोरी आपको समझ आई? that they come from 3 variables. These 3 variables are the solution of Schrodinger's equation. What does these 3 variables tell us? These variables give us information about an orbital. कौन सी information देते हैं ऑर्बिटल की? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ऑर्बिटल की कौन सी information देते हैं, ये information जो देते हैं, they give us information about the size of orbital, shape of orbital and orientation of orbital। orientation मतलब ये 3 डायमेंशन में, x एक्सिस में है, ये y एक्सिस में है, ये z एक्सिस में है, ये 2 एक्सिस में है, ये 3 एक्सिस में है, ये कहाँ पे है? ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय क्वांटम नंबर्स। अब आप अच्छे से ये क्वांटम नंबर्स बिल्कुल जो है क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ जाएगा। अब आप नोट डाउन करें, अब हम इस टॉपिक पे आने जा रहे हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो चलिए जी, हम अपने टॉपिक पे फाइनली आ गए हैं। हम अपना टॉपिक लिखते हैं क्वांटम नंबर्स। बेसिक आपको पूरा का पूरा समझ आ गया, वो क्लैरिटी आ गई उन सब कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, अब मुझे तो वहीं से कहेगा
इन क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन, ये क्वांटम नंबर्स होते क्या है, अब तो मुझे वहीं से कहेगा। दीज क्वांटम नंबर्स आर व्हाट, आर वेरिएबल्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन which give us information about an orbital in which an electron is present। या हम ऐसा कह सकते हैं क्वांटम नंबर गिव अस एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस या लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि दे गिव अस इंफॉर्मेशन। आपसे एक क्वेश्चन है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं? मैंने इससे पहले आपको कहा कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं। शाबाश। दे गिव अस साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, शेप, ऑर्बिटल कैसा दिखता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, ये जेड एक्सिस में है, ये दो एक्सिस में है, या तीनों के तीनों एक्सिस में है। वो समझ आ रही है मेरी बात? दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस बाय क्वांटम नंबर्स। अब हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स है? 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स है। अब हम लिखेंगे कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स है। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर एजीमुथल, याद रखेगा तो ये नाम, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा मेरा क्वांटम नंबर दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा मेरा जो क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स है मेरे पास। इसमें से पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, ये 3 वो वाले वेरिएबल्स है, ये 3 वो सॉल्यूशंस है श्रोडिंगर इक्वेशन की। और ठीक है ना, मैंने जो कहा था आपको 3 वेरिएबल्स हमें मिलते हैं, वो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। और ये जो चौथा आता है ये लेटर ऑन डिस्कवर हुआ था। और क्यों हुआ था, जब हम इस पे आएंगे तब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये उस मोल वाले कॉन्सेप्ट के साथ कन्फ्यूजन नहीं करना, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। n को हम नंबर ऑफ मोल से भी डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। और समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन तो देता है, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? दिस टेल्स अस अबाउट साइज ऑफ एन ऑर्बिटल। साइज बताता है किसका? ऑर्बिटल का। कैसे बताता है, जब हम इस पे आएंगे मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है। दूसरी जो इंफॉर्मेशन ये हमें देता है दैट इज इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल या ऑर्बिट। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल प्लस दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल। जो आप बोहर मॉडल में शेल्स पढ़ते हैं, ये वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अभी आऊँगा मैं इस पर। इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से डिनोट करते हैं। दिस गिव्स मी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल। लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन? दिस टेल्स अस अबाउट शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। वो समझ आ रही है? दिस टेल्स अस द शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, ये हमें बताता है, दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल। अभी बताऊंगा मैं इस शेल, सब शेल क्या होती है। दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल। वो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन ला के रखता है? दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट शेल। वो समझ आ रही है? इसके बाद जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको हम m से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स,
ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, मेरे जो ऑर्बिटल्स है वो किस एक्सिस में है, वो समझ आ रही है। इस पे भी हम पूरे अच्छे तरीके से बात करने जा रहे हैं अभी। अच्छा, दिस ऑल्सो टेल्स मी अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। याद रखिएगा तो समझाऊंगा मैं अभी। स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसको ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं। दिस टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो कैसे रोटेट करते हैं टुवर्ड्स इट्स ओन एक्सिस, वो हमें स्पिन क्वांटम नंबर बोलता है। अभी आएंगे हम इस पे, आप फिलहाल इतना नोट डाउन करें, ठीक है ना। अब देखिए, साइज़ ऑफ ऑर्बिटल तो हमने डिटेल में अभी समझना है, ये कैसे हमें साइज़ ऑफ ऑर्बिटल बताता है। लेकिन ये हमें इंफॉर्मेशन जो देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन हमें देता है अबाउट शेल, और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स। अब आप इन चीज़ों को कैसे समझेंगे? हम एक एनालॉगस एग्जाम्पल लेते हैं। हम अभी तक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकलते थे ना, लोकेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप एक एनालॉगस एग्जांपल ले, हम एक पर्सन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप इस इलेक्ट्रॉन को एज पर्सन ले, तब आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ और बिल्कुल फील के साथ इस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऊपर वाला पोर्शन मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए, अच्छा, मैं यहाँ पे एक लकीर डालता हूँ इस साइड से। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी पर्सन को ढूंढना है, मुझे किसी बंदे को ढूंढना है, और ठीक है ना, मुझे किसी बंदे को ढूंढना है। यहाँ से मैं लिखूँगा मुझे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है। हम एनालॉगस एग्जांपल लेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। अगर मुझे किसी पर्सन को ढूंढना है, पहले मैं इसके टाउन में जाऊँगा, और ये किस टाउन में रहता है। मुझे अगर इसके टाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, मैं उस टाउन में जाके इस पर्सन को ढूंढूंगा, और ठीक है ना। वैसे ही जब मुझे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना पड़ता है, मुझे पहले शेल में जाना पड़ता है या ऑर्बिट में जाना पड़ता है। मुझे पहले ऑर्बिट या शेल में जाना पड़ता है, ठीक है। ये टाउन बहुत बड़ा है। अब मुझे इस टाउन में एक पर्सन को ढूंढना है, बड़ी मुश्किल होगी ना, बड़ी मुश्किल। यहाँ पे वैसे ही जब मैं इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकलता हूँ ऑर्बिट में, मुझे अब पता लगी किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, लेकिन ऑर्बिट में किस जगह पे प्रेजेंट है अभी तक हमें ये नहीं पता। अच्छा, अब हम टाउन में पहुँचे इस पर्सन को ढूंढने के लिए। अब अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस टाउन में बहुत सारी लेन्स होती है, इस टाउन में बहुत सारी लेन्स प्रेजेंट होती है, वो होती है ना, एक एरिया में बहुत सारी लेन्स, लेन नंबर 1, लेन नंबर 2। अगर हमें कोई इस पर्सन की जो जिसमें ये रहता है उसकी लेन नंबर भी बता दे, तो हम इस पर्सन के बिल्कुल क्लोज आएंगे ना, और थोड़ा सा और क्लोज आएंगे ना, एक स्टेप और क्लोज आएंगे ना। वैसे ही ऑर्बिट में जो है हमारी सब शेल्स होती है, शेल्स में हमारी सब शेल्स होती है, जैसे बहुत सारी लेन्स टाउन में होती है, वैसे ही बहुत सारी सब शेल्स ऑर्बिट में होती है। ऑर्बिट में एक या एक से ज़्यादा सब शेल्स होती है। जस्ट लाइक एक टाउन में एक लेन या एक से ज़्यादा लेन्स हो सकती है। वो समझ आ रही है? ऐसे एनालॉगसली आप समझिए। अब मुझे लेन नंबर भी पता चल गई। अब क्या ही बड़ी बात है अगर मुझे इसका हाउस नंबर भी पता चली। अब अगर मुझे इस बंदे का हाउस नंबर भी पता चले, वो समझ आ रही है? अब क्या ही बड़ी बात है अगर मुझे इस बंदे का हाउस नंबर ही पता चली, तो मैं इसके सीधे घर जाके इसको ढूंढ निकालूंगा। वैसे ही अब सबशेल भी बहुत सारी, सबशेल बहुत होती है और बड़ी स्पेस होती है, लेकिन सबशेल्स में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे ऑर्बिटल्स सब शेल में प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक बहुत सारे हाउसेस इस लेन में प्रेजेंट होते हैं। और ठीक है, अगर मुझे कोई कहे कि ये इस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो ऐसी बात हुई ना कि जैसे मुझे कोई कहे कि ये पर्सन इस हाउस नंबर में प्रेजेंट है, और मैं आया ना बिल्कुल क्लोज टू इलेक्ट्रॉन,
वो आया ना, पहले मैंने बड़ी स्पेस में देखी, बड़े एरिया में देखा, फिर मैं और क्लोज आया टू इलेक्ट्रॉन, अब मैं सबशेल में आया। वो समझ आ रही है? अब मैं सबशेल में आया। अब सबशेल में भी कहाँ पे ढूंढूं यार? अब मुझे ऑर्बिटल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जस्ट लाइक एक पर्सन को ढूंढने निकला मैं, तो जब मुझे उसका हाउस नंबर, उसके लेन नंबर, उसका टाउन, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मुझे इस पर्सन को ढूंढने में आसानी होगी। अब तो देखिएगा, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दिस गिव्स मी इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, दिस गिव्स मी इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, ये वाली शेल, ऑर्बिट या शेल। एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स मी इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल। अब हम और क्लोज आ गए, इसके सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बोलता है, ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब हम जब ये क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम हम इलेक्ट्रॉन की क्लोज आते जाते रहते हैं। वो समझ आ रही है मेरी बात? अब हम पूरी डिटेल के साथ इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझेंगे। अब लिखे टॉपिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आप उतारे ताकि आपको माइंड में मैप आ जाए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अब आप लिखे टॉपिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। पहली चीज़ जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है, दैट इज़ साइज ऑफ ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल का साइज बताता है। और भी बताऊंगा ना कैसे बताता है, मैं बताऊंगा, मैं तो इसीलिए यहाँ पे हूँ। दूसरा हमें ये बताता है अबाउट, जो है अबाउट शेल या ऑर्बिट। ऑर्बिट एक बड़ी जगह होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तीसरी जो इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर देता है, दैट इज़ एनर्जी ऑफ ए शेल या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उस शेल में प्रेजेंट होता है। आपने बोहर मॉडल में पढ़ा है। ठीक है, तो जो मेरा n की वैल्यूज़ होती है, जो मेरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, n की जो वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। n की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है। 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है और अप टू इन्फिनिटी जाती है। जो मेरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है और अप टू इन्फिनिटी जाती है। इसका मतलब n की वैल्यू 1 का मतलब, n की वैल्यू 2 का मतलब, n की वैल्यू 3 का मतलब, सुनोगे आप, अच्छे से सुनोगे, आपने पहले ही पढ़ रखा है। मैं आपको बताऊंगा आपने कहाँ पे पढ़ रखा है। जब ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होती है। वो होती है ना यार, पढ़ी ना तूने बोहर मॉडल में, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? शेल्स। जो न्यूक्लियस के बाहर वाली पहली शेल, इसको हम कहते हैं फर्स्ट शेल। इस फर्स्ट शेल में n की वैल्यू 1, सिंपल। ये जब n की वैल्यू 1 रहती है, इसका मतलब ये हमारी फर्स्ट शेल है। वो है ना ये वाली शेल, वो है ना। जब n की वैल्यू 2 रहती है, इसका मतलब सेकंड शेल। जब n की वैल्यू 3 रहती है, इसका मतलब थर्ड शेल। और जब n की वैल्यू 4 रहती है, इसका मतलब शाबाश फोर्थ शेल। और अप टू इन्फिनिटी जाती है। इसका मतलब जो मेरी पहली शेल है, इसमें n की वैल्यू 1। ऐसे ही दूसरी शेल में n की वैल्यू 2, तीसरी शेल में n की वैल्यू 3, फोर्थ शेल में n की वैल्यू 4। और जब हम इनको नाम रखते हैं, इन शेल्स को हम नाम रखते हैं। अब 8th 9th 10th में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट शेल को मैं K शेल नाम रखता हूँ, K शेल। सेकंड शेल को मैं L शेल नाम रखता हूँ, थर्ड शेल को मैं M शेल नाम रखता हूँ और फोर्थ शेल को मैं N शेल नाम रखता हूँ। पहली वाली शेल N, K, L, M, N। और भी शेल्स होती है, हमें उतना नहीं पढ़ना, ठीक है। पहली वाली शेल का नाम K, दूसरी का L, तीसरी का M, चौथी का N। समझ आ रही मेरी बात? आपने बोहर मॉडल में अच्छे से शेल्स पढ़ी है। हाँ, ये वही शेल्स है,
जब वहाँ पे पढ़ते थे ना ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, ये वही ऑर्बिट है, ये वही शेल्स है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो आइडिया था, कॉन्सेप्ट था, हमें पहले ही मिल गया था। और समझ आ रही है मेरी बात? चलो, ये तो आपको आया समझ, दिस टेल्स अस अबाउट शेल या ऑर्बिट। जो न्यूक्लियस के क्लोज वाली शेल उसको n जो है उसकी वैल्यू 1 रहती है। जो न्यूक्लियस के बाहर वाली शेल उसका 2, उससे बाहर वाली शेल 3, उससे बाहर वाली शेल 4। वो समझ आ रहा है ना? अब इनके नाम भी हमने रखे, दीज आर द नेम्स। चलो, हमें शेल के बारे में तो पता चली कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट शेल्स, लेकिन आपने पहले तो लिखा दैट इट टेल्स अस अबाउट ऑर्बिटल, लेकिन अभी तक तो आपने ऑर्बिटल का नाम ही नहीं लिया। और तो ध्यान रखेगा, तो इस शेल को नज़र रखेगा अच्छे से, इस शेल को, और इस शेल को कंपेयर करेगा। पहली वाली शेल और दूसरी वाली शेल को तो कंपेयर करेगा, तो मुझे बोलेगा पहली वाली जो शेल है और दूसरी वाली जो शेल है, किसका सरकमफ्रेंस ज़्यादा? ओ बोलना यार, और इसका रेडियस कम है ना, पहली वाली शेल का रेडियस कम है, दूसरी वाली शेल का रेडियस ज़्यादा है। इसका मतलब दूसरी जो शेल है वो बड़ी है पहली शेल से। लाइकवाइज जो तीसरी शेल है वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू 2, एज़ कम्पेयर टू 1। ओ है ना बड़ी सबसे। इसके बाद जो चौथी वाली शेल है, फोर्थ वाली शेल बड़ी है तीसरी शेल से और सेकेंड शेल से और फर्स्ट शेल से। वो समझ आ रही है? इसका मतलब जो ही n की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, जो ही n की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है, मेरी साइज़ ऑफ ऑर्बिटल की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होती है। और समझ आ रही है मेरी बात? जब हम n1 से n4 तक आते हैं, मेरे ऑर्बिटल की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज़ ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। अब तीसरी बात रही एनर्जी ऑफ शेल। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल में आप यही पढ़ते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप यही सब चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा कि जो एनर्जी होती है मेरी, एनर्जी होती है बराबर -13.6 Z² बाई n², Z² बाई n²। ये अब अगर देख सकते हो, इस एनर्जी की जो रिलेशनशिप है वो n के साथ है, वो है ना n के साथ। इस एनर्जी की जो रिलेशन है वो n के साथ है। जो ही मेरा n चेंज होगा, मेरी एनर्जी भी चेंज होगी। मतलब जो मेरी शेल्स चेंज हो जाएगी, उतना मेरा एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। मतलब इस शेल के लिए अलग एनर्जी, इस शेल के लिए अलग एनर्जी, इस शेल के लिए अलग एनर्जी, इस शेल के लिए अलग एनर्जी। क्यों? क्योंकि इस शेल में n की वैल्यू 1, दूसरी शेल में n की वैल्यू 2, तीसरी शेल में n की वैल्यू 3, चौथी शेल में n की वैल्यू 4। और ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आपसे क्वेश्चन है, आपने बोहर मॉडल तो अच्छे से पढ़ा होगा। आपसे क्वेश्चन है कि जब मैं न्यूक्लियस के बाहर आता हूँ, मेरी एनर्जी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है? ये आपसे क्वेश्चन है। आपने बोहर मॉडल पढ़ा है अच्छे से, तो आप इसका आंसर, मैंने फार्मूला भी लिखी, आप इस फार्मूला से इजीली कह सकते हैं कि किस शेल की एनर्जी कम और किस शेल की एनर्जी ज़्यादा। बोलने का गर्ज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, दिस ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ व्हाट? एनर्जी ऑफ शेल्स। आ गई तीनों की तीनों बातें समझ? ओ अच्छे से आ गई बातें समझ। इसके बाद हम दूसरे क्वांटम नंबर पे आते हैं, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए, जो अब हमें दूसरा क्वांटम नंबर पढ़ना है, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ध्यान रखो कि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, इसलिए आप पूरे ध्यान से सुनोगे। ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, पहले ही मैंने आपको कहा, दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें बताता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देखो, जैसे मैंने आपको कहा अभी,
n की जो वैल्यूज़ है वो 1 से स्टार्ट होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है, अप टू इन्फिनिटी जाती है। मैंने इनके नाम रखे थे। जब 1 वैल्यू होगी तो पहली शल होगी तो उसका नाम k शल, ऐसे ही l शल, ऐसे ही m शल, ऐसे ही n शल। और ठीक है ना, जो n की वैल्यूज़ होती है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होती है, याद रखना। जो n की वैल्यू होती है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होती है या होल नंबर होती है एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 n की वैल्यू नहीं होती। वैसे ही एजिमुथल क्वांटम नंबर जो हमारे पास l है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 तक जाती है। ठीक है ना, ये जो मेरा एजिमुथल क्वांटम नंबर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 होती है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो जाती है, और होती है ना स्टार्ट। जैसे मैंने इनके नाम रखे वैसे ही मैं सब शेल्स के नाम भी रखता हूँ। जैसे मैंने शेल्स के यहाँ पे नाम रखे, ये भी तो शब्द, ये तो सब शेल्स है ना। मैंने कहा ना आपको, L tells us about azimuthal quantum number tells us about सब शेल्स। अब हम इन सब शेल्स का नाम रखेंगे, नेम। जब मेरे L की वैल्यू 0 होती है, और ये 0 वो वाला 0 नहीं है कि कुछ नहीं है। आपको समझ आ रही है बात? कोई समझेगा कि 0 का मतलब है कि कोई सब शेल नहीं है, और नहीं, ये इसका नाम है, इसका नाम है 0। समझ आ रहे? इनका नाम है, इसका नाम है 1। और समझ आ रही है मेरी बात? जब L की वैल्यू 0 होती है, मैं उस सब शेल का नाम S सब शेल रखता हूँ। अच्छे से देखेगा तो अब मत है 0 की वैल्यू वो एब्सोल्यूट 0, नहीं। जब मेरे L की वैल्यू 1, उसको मैं P सब शेल नाम रखता हूँ, P सब शेल। जब मेरे L की वैल्यू 2, उसको मैं D सब शेल नाम रखता हूँ। जब मेरे L की वैल्यू 3, उसको मैं F सब शेल नाम रखता हूँ। जब L की वैल्यू 4, उसको मैं G सब शेल नाम रखता हूँ। ओ, आ गया समझ? पढ़ा ना हमने सब शेल्स के बारे में। पहले शेल्स, अब हम आ गए मोर क्लोज टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज सब शेल्स। अब हम सब शेल्स में, अब हम लेन में आ गए, अगर आपको याद हो, अब हम उस लेन नंबर में आ गए। ठीक है, तो ये D सब शेल, ये F सब शेल, ये G सब शेल, ये P सब शेल, ये S सब शेल। तो याद रखेगा इन्हें। सब शेल्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, ठीक है ना। अब हमें देखना है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या मैंने अभी तक आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ाया? मैंने शेप के बारे में कुछ कहा? नहीं कहा ना। इसलिए अब आप कॉन्सेप्ट रखिए, यहाँ पे ऊपर हेडिंग रखिए शेप। जो एस सब शेल होती है मेरी, जो एस सब शेल, याद रखिएगा तो ये दिल में उतारेगा मेरी बात। जब मेरे एस सब शेल होती है तो उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। क्या होती है? स्फेरिकल शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड होती है। जब जो है L की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब P सब शेल, इसकी जो शेप होती है वो डम्बेल होती है। वो तो जिम जाता है ना, तो डम्बेल उठाता है ना, ये वही डम्बेल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद जो D सब शेल होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल डम्बेल होता है। मतलब तो 2 डंबल को उठा और ऐसे क्रॉस में रख, ठीक है ना। एक ये डंबल स्ट्रक्चर और ये डंबल स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं 4 फोल्ड स्ट्रक्चर। ये 2 फोल्ड स्ट्रक्चर, ये 4 फोल्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद जो F और G सब शेल्स होती है मेरी, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, हम 3D में वो देख लेते हैं, ठीक है। बोर्ड पे बनाना मुश्किल है, लेकिन जो F सब शेल होती है, इसके जैसे इसके 4 फोल्ड स्ट्रक्चर है, ये 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये 8 फोल्ड स्ट्रक्चर वाला ऑर्बिटल होता है। अब आपको समझ आया, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हमें समझ आता है, ओ यार जब L की वैल्यू 0 होगी मतलब वो S सब शेल होगी, उसकी जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी। और समझ आ रही है? ये वाला पॉइंट भी अब हमको समझ आ गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू
दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। वो होती है ना 0 से स्टार्ट, लेकिन n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? वो 0 से नहीं स्टार्ट होती, ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होती है। l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन जाती कहाँ तक है? l की वैल्यूज़ 0 से तो स्टार्ट होती है, लेकिन जाती कहाँ तक है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट आप समझे अच्छे से। ये मैं थोड़ा सा साइड में ये आपने नोट डाउन तो किया होगा, मैं यहीं पे आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, अच्छे से सुनना मेरी बात। जो n होता है ना, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जस्ट लाइक एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है या किसी एरिया का किंग होता है। इसकी जो वैल्यूज़ है कोई डिटरमाइन नहीं करता। ये अपनी वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट अप टू इन्फिनिटी तक रख सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करना है। और ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन आप दो, ये कैलकुलेट करके देगा यार इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए 4 शेल्स की ज़रूरत है, तो ले लो 4 शेल्स। वो समझ आ रही है? इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो एजिमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू है, l कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, यार तू किंग है, हम तेरे ताबेदार हैं। अगर तेरी कुछ वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, मैं अपनी वैल्यू उस वैल्यू के बराबर या उस वैल्यू के ज़्यादा नहीं रख सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे n की वैल्यू 1 है, l इससे कहता है यार मैं तेरे बराबरी नहीं कर सकता, मैं अपनी वैल्यू 1 बराबर नहीं रख सकता, मैं 1 से नीचे आ सकता हूँ। क्या पॉसिबिलिटी है? 1 से नीचे वाले कौन से वैल्यूज़ होते हैं l के? खाली 0। इसका मतलब l की वैल्यू यहाँ पे खाली 0 हो जाएगी। वो समझ आ रही है? मतलब पहली वाली शेल में, तो अब समझेगा अच्छे से, पहली वाली n की वैल्यू 1 है ना, मतलब पहली वाली शेल में खाली एक सब शेल प्रेजेंट है, मतलब s सब शेल प्रेजेंट हो सकती है। वैसे ही जब मैं दूसरी शेल की बात करता हूँ, जब मैं दूसरी n2 की बात करता हूँ, तो l इससे कहता है कि यार 2 तो मैं अपनी वैल्यू नहीं रख सकता, ना 2 से ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 0 अपनी वैल्यू रख सकता हूँ और मैं 1 अपनी वैल्यू रख सकता हूँ। मैं तेरी बराबरी नहीं कर सकता। वो समझ आ रही है? l की वैल्यूज़ याद रखने का एक बस तरीका है। जब n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2 तक जाएगी। l कहेगा इससे यार मैं तेरी जो वैल्यू है उसे एक्सीड नहीं कर सकता, ना उसके बराबर आ सकता हूँ। जब n की वैल्यू 4 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2 और 3। अब देखो, दूसरी जो शेल है इसमें 2 सब शेल्स है, एक तो s सब शेल और दूसरी p सब शेल। ओ होगी ना यार, पहली वाली शेल में सिर्फ s सब शेल, दूसरी वाली शेल में s सब शेल भी और p सब शेल भी, तीसरी वाली शेल में एक तो s सब शेल, एक तो p सब शेल, एक तो d सब शेल, 3 सब शेल्स। अच्छा, चौथी वाली शेल में एक तो s सब शेल, एक तो p सब शेल, एक तो d सब शेल, एक तो f सब शेल। और तू कहेगा ये कहाँ से आपने SPDF लाया? और मैंने यहीं पे पढ़ाया ना, जब l की वैल्यू 0 मतलब s सब शेल, जब l की वैल्यू 1 मतलब p सब शेल, यही यहाँ पे लिखा है। और ठीक है मेरी बात। अब अगर तू ध्यान से देखेगा, जो मैंने पैटर्न बनाया, जो l की वैल्यू होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज़ अप टू n-1। ओ है ना, ओ n की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन n-1 तक जाता है। मतलब अब देखो, फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर मैं ये फार्मूला लगाऊं, फॉर n इज इक्वल टू 1, मुझे बोल l की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल? एक तो 0 है, और 0 फिर कहाँ तक जाएगा l? n की वैल्यू दो यहाँ पे, 1-1 मतलब 0, मतलब l की जो वैल्यू होगी वो खाली 0 रहेगी। अच्छा, जब n की वैल्यू 2 होगी, तो l की वैल्यू कहाँ से जाएगी? 0 से अप टू व्हाट? अप टू n-1, मतलब 2-1 इज इक्वल टू 1। एक तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी और कहाँ तक जाएगी? 1 तक जाएगी, मतलब 0 रहेगी और 1 रहेगी।
और है ना ये पैटर्न। और आगे आपको समझ, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और जाती कहाँ तक है, किधर तक जा सकती है, n-1 तक जा सकती है। मतलब पहली वाली शेल में खाली s सब शेल प्रेजेंट है, दूसरी वाली शेल में s सब शेल भी प्रेजेंट है और p सब शेल भी प्रेजेंट है, तीसरी वाली शेल में s सब शेल भी प्रेजेंट, p सब शेल भी प्रेजेंट और d सब शेल भी प्रेजेंट। अच्छे से आ गई आपको ये बात समझ। अब ये मैं रब करूं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि L की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है अप टू n-1 तक जाती है। अब इसको हम अच्छे से डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अब मुझे बोलो, जब n की वैल्यू 1 होगी, मतलब पहली वाली शेल, इसमें L की कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल, खाली 0 और है ना 0 खाली पॉसिबल, 0 से n-1 तक जाती है। आप अप्लाई करो फार्मूला, इसको मैं ऐसे डब्बे में रखता हूँ, ठीक है। जब n की वैल्यू 1 तब मेरी L की वैल्यू 0, मतलब पहली शेल के लिए मेरी जो सब शेल होती है वो खाली s सब शेल होती है। अगर मैं इसको डिनोशन में लिखूं तो 1s लिखता हूँ मैं, 1s। ये मैं ऑर्बिटल की डिनोशन लिखता हूँ। इसमें जो 1 है, जो पहला नंबर होता है, ये डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किस शेल में प्रेजेंट है। और ये जो s है, या इसके बाद p भी हो सकता है, d भी हो सकता है, दिस डिनोट्स कि कौन सी सब शेल है, L की वैल्यू क्या है, मतलब कौन सी सब शेल है। अभी मैंने 1 लिखा मतलब पहली शेल होगी, और s लिखा मतलब L की वैल्यू 0 होगी। और समझ आ रही है मेरी बात, मतलब पहली वाली शेल में खाली एक सब शेल, दैट इज़ s सब शेल। अब जब n की वैल्यू 2 रहती है तो मेरे L की वैल्यू एक तो 0 भी रहती है और 1 भी रहती है, मतलब s सब शेल भी प्रेजेंट होगी, p सब शेल भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसको अगर हम डिनोट करें तो हमें 2s और 2p मिल जाएगा। मतलब दूसरी शेल में 2 सब शेल्स प्रेजेंट होती है, एक तो s सब शेल और p सब शेल, ठीक है। ये जो 2 है, दिस टेल्स अस अबाउट व्हाट, अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अबाउट शेल। दूसरी शेल है तो पहले 2 लिखना है। उसके बाद कितनी L की वैल्यूज़ पॉसिबल है, एक तो S है और P है, मतलब इस शेल में 2 सब शेल्स, दूसरी शेल में 2 सब शेल्स, पहली शेल में 1 सब शेल। तीसरे शेल की बात करते हैं, बोलो मुझे, L की वैल्यू 0, 1 और 2, ठीक है। जब 0 वैल्यू होती है मतलब S सब शेल, जब 1 वैल्यू होती है मतलब P सब शेल, जब 2 वैल्यू होती है तो D सब शेल। इसका मतलब तीसरी शेल में 3 सब शेल्स, एक तो 3S, 3P और 3D, है ना। दिस इज़ द शेल एंड दिस टेल्स अस अबाउट सब शेल्स, मतलब तीसरी शेल में 3 सब शेल्स। और तू समझेगा अच्छे से ये बात, तीसरी शेल में 3 सब शेल्स। चौथी शेल की बात करते हैं, फोर्थ शेल। इसमें कौन कौन सी L की वैल्यू पॉसिबल, 0, 1, 2, 3। जब 0 होगा तो S, जब 1 होगा तो P, जब 2 होगा तो D, जब 3 होगा तो F। पढ़ाया है ना पहले, तो कॉपी में देख, अभी पढ़ाया है मैंने। ओके, चौथी शेल में जो है 4S भी हो सकता है, 4P भी हो सकता है, 4D भी हो सकता है और 4F भी हो सकता है। मतलब चौथी शेल में 4 सब शेल्स, तीसरी शेल में 3 सब शेल्स, दूसरी शेल में 2 सब शेल्स, पहली शेल में 1 सब शेल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, इसके ऑर्बिट नंबर के बराबर या शेल नंबर के बराबर, n के बराबर। मतलब जो n की वैल्यू उतनी नंबर ऑफ सब शेल्स, पहले शेल में 1 सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल्स, तीसरी शेल में 3 सब शेल्स, चौथी शेल में 4 सब शेल्स। मतलब जो n की वैल्यू रहती है उतनी ही हमारी सब शेल्स होती है, ठीक है। सो दिस वाज, आई थिंक दिस इज़ इनफ एट योर लेवल। एज़िमुथल क्वांटम नंबर को ढूंढने के लिए टाइम भी बहुत हो गया है, अदरवाइज़ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद जो है लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको इस
पे एजिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आप खुद भी ट्राई करिए, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो इसके बाद जो है हम एक और क्वांटम नंबर पे जाएंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे जाते हैं। वो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए पूरे दिमाग को कहते हैं ना हाजिर रख के और दिल को खोल के आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। अब हमने सबशेल के बारे में भी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लिखिए टॉपिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम m से भी डिनोट करते हैं। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहता है? दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल, मगर कौन सी इंफॉर्मेशन? दिस टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो ये देता है दैट इज़ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल। याद करो, मैंने आपको कहा था जो शेल होती है इसमें बहुत सारी सबशेल्स होती है। पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कहा था सबशेल्स में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको कहा था एक टाउन में बहुत सारे लेन्स होते हैं, उन लेन्स में बहुत सारे हाउसेस होते हैं। और समझ आ रही है आपको मेरी बात? ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें और क्लोज टू ये जो है इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ये हमें और क्लोज टू इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ये हमें एक स्टेप और क्लोज टू इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। कैसे? ये हमें अब इंफॉर्मेशन देता है इस ऑर्बिटल की कितने ऑर्बिटल्स है, कौन सा ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में लेटा हुआ है, ठीक है, कौन सी ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल की, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटम नंबर है, ठीक है। और समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आप पूरी क्लैरिटी के साथ दिमाग खोल के बैठेंगे तो आपको बिल्कुल ईजीली इस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मैंने n और l की वैल्यूज़ कही वैसे ही m की वैल्यूज़ भी होती है, वैसे ही m की वैल्यूज़ भी होती है। लेकिन जो m की वैल्यूज़ है जैसे मैंने आपको कहा जो l की वैल्यूज़ होती है वो कौन डिटरमाइन करता है? वो n डिटरमाइन करता है। जो l की वैल्यूज़ होती है वो n डिटरमाइन करता है। वैसे ही जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन कौन करता है? वो l डिटरमाइन करता है। m की जो वैल्यू है वो l डिटरमाइन करता है। कैसे? देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है डिटरमाइंड या लिमिटेड बाय द वैल्यू ऑफ l, ठीक है। देखो कैसे, जब मेरे l की वैल्यू ज़ीरो होती है, जब मेरे l की वैल्यू ज़ीरो होती है तब मेरे m की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। समझ नहीं आ रहा आपको मेरी बात? जब मेरे l की वैल्यू ज़ीरो मतलब s सबशेल के लिए m की वैल्यू ज़ीरो, वो समझ आ रही है? जब मेरे l की वैल्यू 1 मतलब p सबशेल की बात कर रहा हूँ, उस वक्त m की 3 वैल्यूज़ रहती है, एक तो 0, एक तो 1, एक तो -1। गौर से सुनेगा, ये जो m की वैल्यूज़ है ये रिवॉल्व करती है अराउंड l, अराउंड की l के आगे पीछे घूमती रहती है। ये जो m की वैल्यूज़ है ये l के आगे पीछे घूमती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल l की वैल्यू 2 है, मतलब p सबशेल ये थी, ये d सबशेल, ठीक है। d सबशेल के लिए m की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल? देखो 0, 1, 2, -2, -1, 5 वैल्यूज़ पॉसिबल है। अगर मेरे l की वैल्यू 3 तो m की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अगर आपको ये पैटर्न समझ आया होगा, आप मुझे वहीं से आप कहेंगे जो m की वैल्यूज़ है वो -l to +l जाती है, वो -l to
प्लस एल जाती है। देखो यहाँ पे एल की वैल्यू 0 और एम की भी वैल्यू 0। यहाँ पे एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, -1 टू +1। वो यही तो है ना ये। एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, -2 से -1 -2, -2 टू +2 जानी चाहिए, -L टू +L जाती है। वैसे यहाँ पे भी आप ध्यान रखोगे तो यही पैटर्न फॉलो करता है। इसका मतलब जो m की वैल्यू है वो -L टू +L जाती है। देखो कोई फार्मूला गोटा याद नहीं करनी, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कोई फार्मूला होगी वो आप गोटा कुछ भी नहीं याद करना, ठीक है। अब ये जो m है ये हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब ये जो घर है जिसमें इलेक्ट्रॉन है इसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, वो होते हैं ना। दिस टेल्स अस अबाउट कि इस घर में कितने रूम है, मतलब जो एस सबशेल है, एस सबशेल के लिए एम की कितनी वैल्यू पॉसिबल, एक वैल्यू। इसका मतलब जो एस सबशेल होगी उसका खाली एक डब्बा, हालांकि डब्बा नहीं होता, हम बनाने के लिए समझाने के लिए आपको यही नोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, ये समझने के लिए होती है, ठीक है। जब एल की वैल्यू 1 मतलब पी सबशेल जो मेरी पी सबशेल है, इसमें मेरे एम की जो वैल्यूज़ है वो कितनी है, 3, मतलब इसमें 3 डब्बे, 3 ऑर्बिटल्स, समझ आ रही है, 3 ऑर्बिटल्स पी सबशेल में। अच्छा, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल। डी सबशेल में एल की वैल्यू 2 रहती है ना, डी सबशेल में कितने डब्बे, डब्बे में डब्बा, हाँ 5 डब्बे, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 वैल्यूज़ पॉसिबल है ना, 1 2 3 4 5, वो समझ आ रही है। वैसे ही एस सबशेल के लिए कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल, 7 वैल्यूज़ पॉसिबल, 4 5 6 7, ठीक है। इसका मतलब ये जो m है, दिस टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं सबशेल में। जैसे बहुत सारी सबशेल्स शेल में प्रेजेंट होती है, वैसे ही बहुत सारे ऑर्बिटल्स सबशेल में प्रेजेंट होते हैं। एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, 1, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, 3, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, 5, और एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स। समझ आ रही है। अब इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो इसने कहा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो इसने कहा, मगर हमारे पास एक फार्मूला होती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने के लिए। दैट इज़, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, वो याद रखना ये सबशेल की बात कर रहा हूँ। एस के लिए 1, पी के लिए 3, डी के लिए 5। इस मतलब ये जो पैटर्न है इसकी एक जनरल फार्मूला बन जाती है, दैट इज़ इक्वल टू 2l+1 या 2l+1, ठीक है, 2l+1। ये वाली फार्मूला हमारी जनरल फार्मूला बन जाती है किसके लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल। अब ये फार्मूला अप्लाई करके देखो, फॉर l इज इक्वल टू 0, मतलब s सबशेल की बात कर रहा है, वो कर रहा है ना एस सबशेल की बात। फॉर l इज इक्वल टू 0, लगाओ यहाँ पे 0, 2 × 0 + 1, ये तो 0 है, 0 + 1 इज़ 1, मतलब जो मेरे l 0 की वैल्यू है, मतलब एस सबशेल में कितने मेरे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो गए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, वो ये 1 है, मतलब एस सबशेल में 1 ऑर्बिटल। चलो यहाँ पे लिखो आप, फॉर l इज इक्वल टू 2, लगाओ ये फार्मूला, 2 × 2 + 1, वो है ना यार, 2l + 1, 2 × 2 + 1, बोलो आप मुझे, 2 × और 4 + 1 5, मतलब ये हमने किसके बारे में बात की, हमने l इज इक्वल टू 2 के बारे में, मतलब डी सबशेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, वो आपके सामने ये 5 ऑर्बिटल्स, वो समझ आ रहा है। अब हम पी सबशेल की बात करेंगे। पी सबशेल में l की वैल्यू 1 रहती है। चलो फॉर्मूला लगा के देखो, 2l + 1, खुद आप निकालोगे ये सब चीज़ें, 2 × 1 + 1, वो है ना यार। अब ये भी समझाना है मुझे,
2 × 1 + 1 दैट इज 2 + 1 = 3 ऑर्बिटल्स। मतलब L1 के लिए 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, मतलब p सबशेल के लिए 3 ऑर्बिटल्स। अब ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गई टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। इन सबशेल, ये दिमाग में रखना है, हम इन सबशेल देखते हैं। इसके बाद अगर आप दिमाग का यूज़ करते हो अच्छे से, आप मुझसे एक क्वेश्चन करने चाहिए अभी। क्या क्वेश्चन? कि हमने नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स तो पढ़ा, लेकिन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल तो आपने कहा ही नहीं। और इसका जवाब है ये मैं कहूँगा भी नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स ही पढ़ना है। उसमें हम अच्छे से देखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में होता है, वाई एक्सिस में होता है, जेड एक्सिस में होता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा जो एस ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल शेप्ड होता है और ये क्लोज्ड न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब मेरा पी ऑर्बिटल होता है ये 3 एक्सिस में होता है। ये वाला ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में होता है, इसको हम पी एक्स लिखते हैं। ये वाला ऑर्बिटल पी वाई में, वाई एक्सिस में होता है, इसका नाम हम पी वाई रखते हैं। और जो तीसरा वाला ऑर्बिटल है पी जेड, ये तीसरी मतलब जेड एक्सिस में होता है, इसका नाम जो हम रखते हैं पी जेड रखते हैं। वो समझ आ रही है? इसका मतलब जो एम है दिस टेल्स अस अबाउट व्हाट, और किसके बारे में बोलता है? दिस टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे एम की 3 वैल्यूज़, इसकी 0 वैल्यू होगी, इसकी -1 वैल्यू होगी, इसकी 1 वैल्यू होगी, वैसे ही डी ऑर्बिटल के लिए इसकी 0 वैल्यू, इसकी 1 वैल्यू, इसकी 2 वैल्यू, इसकी -1 वैल्यू, इसकी -2 वैल्यू। वो तो कर सकता है ये बातें खुद। अब इसके बाद स्पून फीडिंग की बातें हुई, ठीक है? इतना तुझे समझना था, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अनदर क्वांटम नंबर, दैट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। उससे पहले आप देखो, ये आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। जो m है दिस टेल्स अस अबाउट व्हाट, दिस टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एक बात मुझे आपको कहना भूल गई, वो इस l के लिए, ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, इसमें इसका दूसरा नाम भी होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जहाँ पे आपने लिखा है ना ये एजिमुथल क्वांटम नंबर, वहाँ पे स्लैश करके एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी लिखो। ये आप बोहर मॉडल में पढ़ते हैं, वहाँ पे आप एल की वैल्यू यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हाट, ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, तो बाकी आपको ये सारी जो है चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसके बाहर आपको नहीं जाना। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। लिखिए स्पिन क्वांटम नंबर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। स्पिन क्वांटम नंबर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप प्लीज़ बस अब 1-2 मिनट ध्यान रखिए। आपने मेरा बड़ा साथ दिया, अब थोड़ा सा और साथ दीजिए ताकि मैं इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकूं। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम MS से डिनोट करते हैं या कोई S से डिनोट करता है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये जो क्वांटम नंबर है, पहली बात, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन। ये आखिर में ये क्वांटम नंबर ऐड होता है। देखिए ये जो क्वांटम नंबर है, दिस टेल्स अस अबाउट, लिखिए दिस क्वांटम नंबर tells us about the spin of an electron। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब स्पिन का क्या मतलब? आपने पढ़ा होगा सोलर सिस्टम के बारे में। अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन, और करती है ना यार, अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन। लेकिन आपको ये बात भी पता है, जो ही अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन, वो अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर लेती है। ऐसे वो करती है ना यार, ऐसे रोटेट करती है ना। एक तो अर्थ जो है सन के रिवॉल्व भी राउंड मारती है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर लेती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है तो अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करता है। उस एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन, उस रोटेशन के बारे में क्लॉकवाइज करता है या एंटी क्लॉकवाइज करता है, वो हमें कौन देता है उसकी इंफॉर्मेशन? दैट इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम स्पिन कहते हैं, स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस।
axis, spin around its own axis. इसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर. आपको पता है ये बात कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और होते हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. मगर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होते हैं. मतलब इस स्पिन के, ये जो स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर, या तो इसकी वैल्यू +½ हो सकती है या तो -½ हो सकती है. 2 वैल्यूज़ स्पिन क्वांटम नंबर के पॉसिबल. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या इस +½ का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है? क्या इसका ये मतलब होता है? क्या -½ का मतलब होता है जो है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है? आपसे क्वेश्चन है. ये कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों में होता है कि +½ का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है, -½ का मतलब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है. नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं होता. अच्छा, फिर क्या होता है? सुनो, जब मेरा +½ जो है स्पिन होता है, या तो ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है या तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. लेकिन अगर मैं +½ को क्लॉकवाइज कहता हूँ, जब मेरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तब अगर मैं उसका स्पिन +½ कहता हूँ तो उसी वक्त मुझे एंटी क्लॉकवाइज वाले को -½ रखना है. समझा रहे हैं? ये ज़रूरी नहीं कि +½ खाली क्लॉकवाइज हो. ध्यान रखो, जब मेरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, अगर मैं तब उसका स्पिन कहूँ कि +1 है, तो उसी वक्त दूसरे इलेक्ट्रॉन अगर वो क्लॉकवाइज मूव करता है तो उसका मैं स्पिन -½ रख लेता हूँ. वो समझ आ रही है? इसका मतलब जो +½ है उसका ये मतलब खाली नहीं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्लॉकवाइज मूव करता है, उसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है उस वक्त. वो समझ आ रही है मेरी बात? +½ का खाली ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर लेता है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मूव कर लेता है. लेकिन जब हम कंसिडर करें कि +½ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें उसी वक्त -½ का मतलब क्लॉकवाइज लेना है. वो समझ आ रही है मेरी बात? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपोजिट स्पिन में होते हैं. मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन का +½ स्पिन तो इसका -½ स्पिन. ये जो क्वांटम नंबर है, आप अगर चेक करें तो ये क्वांटम नंबर हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर लेता है. इसके बाद हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ना, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स, अफबात प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. हम इन प्रिंसिपल्स में इस स्पिन क्वांटम नंबर को जो है इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं. इन शॉर्ट, हम जब इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकलते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एड्रेस होता है, और अलग अलग एड्रेस होता है. लेकिन जब हम इस ऑर्बिटल में जाएंगे, फॉर एग्जांपल 2s में जाएंगे, 2s में n की वैल्यू 2, s की वैल्यू 0 और है ना. तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकले तो हमें दूसरी शेल में जाना होगा और s ऑर्बिटल में जाना होगा. इस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकले तो हमें दूसरी शेल में जाना होगा और s ऑर्बिटल में जाना होगा. मतलब इनका अगर हम 3 ही क्वांटम नंबर्स पढ़े तो इनका जो एड्रेस है वो सेम है. और इसके बाद आप पढ़ोगे दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स कांट हैव सेम एड्रेस. तो उस वजह से स्पिन क्वांटम नंबर एग्जिस्ट में आता है, ताकि हम कह सके तो 2 शेल में जाता है तो एस सब शेल में जाता है, लेकिन वहाँ पे वो वाला इलेक्ट्रॉन जिसका +½ ये स्पिन हो, हमें उसको ढूंढना है. ओ हो गई नहीं, ये 2 डिफरेंशिएट, अगर इसका +½ तो इसका -½ दिस इज़ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एड्रेसेस. ठीक है, तो दिस वाज द एंड ऑफ क्वांटम नंबर्स. मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. मैंने बेसिक से पूरे इंट्रोडक्शन से, आप देखें मैंने बैकग्राउंड स्टोरी से आपको क्वांटम नंबर्स तक लाया, और क्वांटम नंबर्स अब हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं.